चलिए आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जी वेक्टर्स एंड 3D। ठीक है, कैलकुलस के बाद अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा टॉपिक यही है वेक्टर्स और 3D। जैसे कैलकुलस कितना नंबर का था? कैलकुलस था 44 नंबर का, मान के चलिए। और 13 नंबर का था मैट्रिक्स और डिटर्मिनांट, ये था, है ना जी, मैट्रिक्स और डिटर्मिनांट, ये था कैलकुलस। तो ये हम लोग कवर कर चुके हैं ये दोनों। तो हमारा हो चुका है कितना? 57 मार्क्स का। और इसके बाद ये अगर देखा जाए 100 में 17 से 20 नंबर पूछता है वेक्टर 3D। ठीक है, ये वेक्टर एंड 3D, इसको देखिएगा तो 7 7 14 और ये 74 नंबर आपका कवर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो कैलकुलस के बाद सबसे बड़ा टॉपिक यही है। पूरे क्वेश्चन में देखिएगा तो आपको खाली लगेगा कि वेक्टर और 3D से पूछा गया, कैलकुलस से पूछा गया। ठीक है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट कम वाला सेक्शन 13 नंबर ही पूछा जा रहा है वहाँ पर। तो हेडिंग डालिएगा, नया यूनिट है ये, यूनिट नंबर आप 3 कह सकते हैं इसको। अभी तक हम लोग 2 यूनिट पढ़ चुके हैं, कैलकुलस और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट यानी अलजेब्रा। तो यूनिट नंबर 3 लगाइएगा, इसका नाम लिखेंगे वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, वेक्टर की हेल्प से ही पढ़ेंगे हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। शॉर्ट में इसको हम लोग बोलते हैं 3D। 3D आता है इसमें, 3 डायमेंशन यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसीलिए इसका नाम है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं 3D। थोड़ा सा चूँकि वेक्टर आप 9th क्लास से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए आए हैं। वेक्टर मतलब सदिश राशि, है ना जी। स्केलर मतलब होता है अदिश राशि। तो वेक्टर स्केलर आप पहले से भी जानते हैं। थोड़ा सा हम आपको पुरानी चीज़ पहले याद दिलाते हैं अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, उसके बाद फिर मैथमेटिक्स के हिसाब से देखेंगे वेक्टर को कैसे डिफाइन किया गया। ठीक है, तो देखिए डेली लाइफ में अगर देखिएगा ना तो 2 तरह का क्वांटिटी हमारे पास है। ठीक है, वी हैव 2 क्वांटिटी इन आवर डेली लाइफ। फर्स्ट क्वांटिटी हमारे पास है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। मतलब क्या हुआ कि किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कभी कभी सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैंने कहा आपसे 2 किलो चीनी लाइए, तो 2 kg बोल दिया, काम खत्म हो गया। क्या इसमें कोई डायरेक्शन की ज़रूरत है? 2 किलो नॉर्थ में, 2 किलो साउथ में। जैसे पूछा आपका हाइट कितना है तो क्या बोलिएगा? 5.5 फीट, 5 फीट, 3.5 फीट, 4 फीट, यही नहीं बोलिएगा। 5 फीट नॉर्थ डायरेक्शन में, 5 फीट साउथ डायरेक्शन, 5 फीट अपवर्ड, 5 फीट डाउनवर्ड बोलते हैं कभी हम लोग? नहीं बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ एक मैग्नीट्यूड चाहिए। 5.5 फीट, 6.5 फीट, नो डायरेक्शन रिक्वायर्ड, नो डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए टेम्परेचर या टाइम कितना हुआ है? 3 मिनट हुआ है सर, 5 मिनट हुआ है सर, 10:30 बजा है सर, है ना, 11:30 बजा है सर। तो क्या इसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत है? नहीं। तो बहुत सारा क्वांटिटी ऐसा होता है हमारे डेली लाइफ में जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ क्वांटिटी ऐसा है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फोर्स, बल। जैसे हम फोर्स लगा रहे हैं, मान लो बोर्ड पर ऐसे मैंने फोर्स लगाया, तो फोर्स लगा रहे कितना? न्यूटन से लगा रहे हैं, 5 न्यूटन का फोर्स। किस तरफ लगा रहे हैं? तो डाउन, इनवर्ड द बोर्ड, बोर्ड से अंदर की तरफ, है ना। पुल कर रहे हैं, फोर्स क्या होता है? किसी चीज़ को पुश करना या पुल करना, किसी को खींच रहे हैं, कितना न्यूटन से खींच रहे हैं? अपनी तरफ खींच रहे हैं, है ना, 2 वाट्स खींच रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब जैसे हम खड़े हुए यहाँ पर, तो नीचे एक फोर्स लगा रहे हैं ज़मीन की तरफ, है ना, तो डाउनवर्ड हो गया हमारा फोर्स। तो कहने का मतलब ये वो फोर्स जब लगेगा तो उसमें डायरेक्शन भी होगा और क्या होगा बोलो? मैग्नीट्यूड भी होगा। तो हमारे पास जो क्वान्टिटी है वो 2 तरह का है। ठीक है, एक हमारे पास है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा क्या होगा बोलिए? वेक्टर क्वांटिटी। तो 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। देखिए ये कहता है एक क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड ओनली। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है हिंदी में परिमाप, है ना। मैग्नीट्यूड ओनली इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। इसको बोलते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी। ध्यान से देखिएगा, काफ़ी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। स्केलर क्वांटिटीज़ भी लिख सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी भी लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, तो सबसे पहला एग्जांपल जो देंगे हम आपको वो देंगे मास।
हिंदी में इसको हिंदी बोलते हैं द्रव्यमान, मास। मास इज स्केलर क्वांटिटी। कितना किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे मैंने कहा लेंथ, कपड़ा नापना है जी, बताओ क्या मीटर कपड़ा चाहिए, 2 मीटर, 5 मीटर, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कोई मतलब है, डाउनवर्ड अपवर्ड कोई मतलब ही नहीं है। कपड़ा का लेंथ नापने के लिए कोई ज़रूरत नहीं। चलिए उसके बाद अगर बात करें टाइम, बोलो कितना टाइम हुआ, 3.5 घंटा सर, 5.5 घंटा सर, है ना, 3:30 बजा, 5:30 में कोई डायरेक्शन, नो रिक्वायर्ड डायरेक्शन। टेम्परेचर, अभी कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो बोलेंगे सर अभी तो टेम्परेचर डाउन है, 8 डिग्री सेल्सियस, 12 डिग्री सेल्सियस, ऐसे कह सकते हैं। तो इसमें कोई इस डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो टेम्परेचर, और क्या हो सकता है बोलिए तो, एक और पढ़ें आप, डेंसिटी। डेंसिटी पढ़े हैं, डेंसिटी क्यों हुआ सदिश अदिश राशि कोई बताएंगे? क्योंकि डेंसिटी अगर देखा जाए तो ये ड्राइव क्वांटिटी है। एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, फिजिक्स में पढ़े होंगे आप क्लास 11th में, फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी होता है मास, द्रव्यमान, मास बटे वॉल्यूम। वेरी गुड, यानी कि आपको याद है वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम, मास भी हमारा क्या है, अदिश राशि है, और वॉल्यूम भी अदिश राशि है। वॉल्यूम भी डाल सकते हैं यहाँ पर, देखो जी, वॉल्यूम आपके पास अदिश राशि है, एरिया आपके पास अदिश राशि है, बहुत सारा ऐसा क्वांटिटी है जो अदिश है। और भी देखो, और भी दिखाते हैं हम आपको। डिस्टेंस, कहाँ से कहाँ तक कितना दूर चले हैं, क्या इसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत है? डिस्टेंस जैसे मैंने कहा ए से लेके बी तक जाना है जी, तो आदमी ऐसे घूमते हुए सर यहाँ पहुँचा, कोई आदमी इधर से घूमते हुए ऐसे पूरा मार्केट होते हुए घर पहुँच रहा है, बी पर पहुँच रहा है, तो इसको बोलते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है बताइए? हर समय यहाँ पर क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। डिस्टेंस का मतलब ए से बी तक का जो लेंथ है, तो लेंथ कहीं से भी हो सकता है, किसी का मन करेगा हम ऐसे जाएंगे इसलिए, किसी का मन करेगा सर हम तो इधर से जाएंगे, ऐसे जाएंगे, तो अलग अलग हर समय में डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस। ये क्या हो गया, डिस्टेंस। एक होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी विस्थापन। विस्थापन के बारे में थोड़ा आपको आइडिया होगा, आएंगे अभी उस पर भी हम लोग। तो विस्थापन ये होगा मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो एक हो जाएगा फिक्स, है ना, यानी डायरेक्शन हो गया कि ए से लेके बी तक अगर हमको सबसे कम दूरी पर जाना है तो इसी रास्ते को तय करना होगा, तो हो गया फिक्स, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा बोलिए, एक फिक्स डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड तो है ही, यहाँ से यहाँ तक का दूरी है, और डायरेक्शन भी है, तो ये हो जाएगा सदिश राशि के अंदर। अभी फिलहाल के लिए देख रहे हैं हम लोग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। एक और क्वांटिटी है जिसका नाम है स्पीड। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो इसमें होता है दूरी, देखो दूरी बटे समय। तो दूरी और समय क्या होता है बोलिए, समय भी अदिश राशि, दूरी भी अदिश राशि। देखिए लेंथ का मतलब यही दूरी, यही होता है लेंथ अपॉन टाइम। तो देखो ना, दोनों ही अदिश है, यानी कि दोनों ही स्केलर है, तो उसका रिजल्ट भी क्या मिलेगा आपको, स्केलर ही मिलेगा। ऑल आर स्केलर क्वांटिटी। तो ये जितना देख रहे हैं आप, ऑल आर स्केलर क्वांटिटीज विच रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड। सिर्फ इसको ज़रूरत है मैग्नीट्यूड की, डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात आप पहले से भी जान रहे हैं, इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा इसमें बताएं आपको। लिखिए तो जल्दी से। ये अकॉर्डिंग टू फिजिक्स के हिसाब से देख रहे हैं कि क्या होता है स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पर मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अदिश राशि, नाम भी इसका है अदिश राशियाँ। अदिश जिसमें दिशा ना हो, अदिश बिना दिशा के, अदिश राशि। इसमें तो सर साथे बनाया है, ऐसा जो मतलब किसी पे डिपेंड ना, हिसाब पे डिपेंड है, दूसरा चीज होता है। वो हो गया डिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट, उसको बोलते हैं फंडामेंटल, जो किसी पर डिपेंड नहीं करता, उसको ड्राइव होता है। हाँ वही तो बताया, ड्राइव, डेंसिटी ये क्या होता है, ड्राइव क्वांटिटी। एरिया ये सब क्या है, लेंथ गुना लेंथ, वॉल्यूम लेंथ गुना लेंथ, और भी बहुत सारा हो सकता है। यहाँ पर वर्क भी आ सकता है, वर्क भी अदिश राशि है जी। कार्य वर्क, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, जबकि दोनों इसमें फोर्स गुना एक्सेलरेशन है, लेकिन फिर भी ये अदिश राशि किया गया। कार्य में कोई ज़रूरत नहीं है डिस्टेंस इसका डायरेक्शन का। जल्दी से लिखो, हम लोग चलेंगे मैथमेटिक्स के हिसाब।
अब वो चल के आगे चल के पढ़िएगा। जैसे मैंने कहा ये देखो एक्स वाई, एक्स का मान 5, वाई का मान 3, कुछ ऐसा। इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, याद है? एक्स का मान वाई का मान, इसको एब्सिसा बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। और 1 2 3 एक्स वाई जेड आ जाएगा तो उसको ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, इसको बोलते हैं ट्रिपलेट। ऑर्डर्ड पेयर है, इसको बोलते हैं ट्रिपलेट। और 4 जैसे अब पहुँच जाएगा ना, 4 आ गया, बोलिएगा सर एक्स वाई जेड, तो एक और आ गया। हाँ, तो इसको बोलते हैं, अब यहाँ पर ट्रिपल ना, इसको बोलते हैं 4 टपल्स, 5 टपल्स, 6 टपल्स, आगे चल के इसको टपल्स पढ़ेंगे। हाँ, अब ऑर्डर ट्रिपलेट ये सब ना। एक ऐसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलिए, स्केलर क्वांटिटी। तो नंबर 2 में आ जाइए। इसी में चेंज कर दें क्या? अच्छा चलो हटाओ, फिर से लिखते हैं। लिखिए, नेक्स्ट हमारे पास है सदिश राशि नंबर 2। इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी यही है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वेक्टर क्वांटिटी। अदिश का कहानी वहीं पर ख़त्म हो गया जी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है बोलिए? मतलब इसको बोलते हैं सदिश राशि, हिंदी में बोलते हैं सदिश, दिशा के साथ हो। हाँ, सदिश राशि जिसमें दिशा भी हो, सदिश, दिशा के साथ। ठीक है, क्या लिखेंगे? ए क्वांटिटी दैट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एक ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो? डायरेक्शन भी हो। तो आप खुद से भी लिख सकते हैं, ए क्वांटिटी, डेफिनेशन पर साथ साथ लिख लीजिए, ए क्वांटिटी दैट हैज़ मैग्नीट्यूड as well as डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए, इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज़ भी लिख सकते हैं। बहुत सारा ऐसा क्वांटिटी होगा जिसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। चलिए जी, सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर देखा जाए वेक्टर का, तो देखो इसका एग्जाम्पल समझा जाए, सबसे अच्छा है इसका एग्जाम्पल। जैसे मैंने कहा फोर्स, फोर्स है ना जी, फोर्स, फोर्स, फोर्स बराबर कितना होता है? मास गुना एक्सेलरेशन, है ना, एम ए भी लिख सकते हैं। यानी एक्सेलरेशन आ गया, वही है हमारा। तो अभी हम फिलहाल फोर्स लिखते हैं, फार्मूला नहीं लिखते हैं। फोर्स, फोर्स का मतलब क्या होता है? बल बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको बल। जब भी फोर्स लगेगा उसके पास एक मैग्नीट्यूड होगा और एक क्या होगा बोलो? डायरेक्शन होगा। जैसे मान लीजिए ना, बहुत सारा प्लेयर फुटबॉल खेल रहा, मतलब ये है, ये है, ये है, ये है, ये ए है, ये बी है, ये ए वाला पार्टी, ये बी वाला पार्टी, ये बी, ये मान लीजिए बी वाला पार्टी है। 2 ही ना पार्टी होगा, ए और बी, जो फुटबॉल होता है। हाँ, अब सुनो, अब मान लो यहाँ ए वाले पार्टी के पास बॉल है, ये बॉल पास करना चाह रहा आपने दूसरे ए वाले पार्टी के पास, तो क्या होगा? एक फिक्स डायरेक्शन से, एक फिक्स मैग्नीट्यूड से मारना होगा। बहुत तेज मार देगा, पता चला गेंद लेकर उड़ गया ये आदमी, तो सोच समझ के ना मारना पड़ेगा, धीरे से। अब मान लो मारने का इधर मार दिया, इधर ज़रा सा भी टेढ़ा कर दिया तो पहुंच गया बी के पास, अभी के पास पहुंच गया तो गेंद गया इसके पास, अभी इसके पास भेजेगा, पता चला गोल होने का इसका, गोल हो जाएगा उसका। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक फिक्स मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाना होगा, मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, और एक फिक्स डायरेक्शन होगा। तो कुछ क्वांटिटी ऐसा होता है जिसमें एक फिक्स मैग्नीट्यूड होता है, फिक्स डायरेक्शन होता है, ऐसे क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। एक ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ एज वेल एज डायरेक्शन भी हो। एक और जैसे हम बोलेंगे आपसे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं हिंदी में विस्थापन, है ना जी, विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? मान लीजिए ए यहाँ पर पॉइंट है, बी यहाँ पर पॉइंट है, इन दोनों के बीच का जो न्यूनतम डिस्टेंस होता है ए और बी के बीच का, इसी को बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं इसको? विस्थापन। ये हुआ दूरी, ये हुआ दूरी, ये हुआ दूरी। दूरी कैसे भी हो सकता है, किसी का मन करेगा हम पूरा मार्केट घूमते हुए तब जाएंगे बी के पास, तो जाइए आराम से, ये सब दूरी है। लेकिन मिनिमम डिस्टेंस जो इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अभी दिखाई हुए थे आपको। चलिए, इसके बाद और भी यहाँ पर एक क्वांटिटी है जिसका नाम है वेलोसिटी, वेग। हिंदी में इसको बोलते हैं वेग। वेग बराबर याद है आपको क्या होता है? विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन हमारा सदिश राशि है, इसलिए ये वेग भी क्या हो जाएगा बोलो? सदिश राशि। v बराबर होता है s/t। s यहाँ पर क्या है? विस्थापन। ये हमारा है विस्थापन। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बस समय, टाइम। शॉर्ट में ना थोड़ा सा जानबूझ के इसमें लॉन्ग लिख रहे हैं, सुनिए। और दूसरा यहाँ पर और भी देख सकते हैं, एक्सेलरेशन। बोलो,
एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, त्वरण हिंदी में इसको बोलते हैं त्वरण। त्वरण भी आप जानते हैं, त्वरण क्या होता है बोलो जी, सदिश राशि होता है सर। ए बराबर होता है v/t, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बराबर v2 - v1, प्रारंभिक वेग अंतिम वेग, है ना जी, प्रारंभिक समय अंतिम समय, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ए बराबर v/t, ठीक है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो इसका मतलब वेग आ गया, ऊपर में वेग आया तो आ गया सदिश राशि। तो ऐसा बहुत सारा राशि, मोमेंटम, इसको बोलते हैं संवेग। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग, है ना जी, द्रव्यमान मास गुना वेलोसिटी, यानी कि फिर से तो आ गया क्या, सदिश राशि। मोमेंटम भी हमारा हो गया। हाँ हाँ, बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब बहुत सारा ऐसा क्वांटिटी है जो हमारे पास कैसा होता है बोलिए, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। ऐसे राशि को क्या बोलते हैं हम लोग, सदिश राशि। याद रहेगा, सदिश राशि। चलिए तो एक तो छोटा सा डायग्राम बनाइएगा। ये टॉपिक लगभग कंप्लीट हो गया। लिखिए क्वांटिटी, जो क्वांटिटी हमारे पास है, जो राशि है, वो राशि दो तरह का। सबसे पहले क्या बोलिएगा, एक को बोलेंगे सदिश राशि और दूसरे को बोलेंगे अदिश राशि। तो पहले लिखिएगा स्केलर क्वांटिटी, नंबर 1 में लिखेंगे स्केलर क्वांटिटी, ऐसा डायग्राम जरूर बनाइएगा, स्केलर क्वांटिटी। और दूसरा क्या होगा बोलिए, वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर ही हमारा मेन टॉपिक है, वेक्टर क्वांटिटी। धीरे धीरे हम आपको वेक्टर से मुलाकात करवा रहे हैं। वेक्टर क्वांटिटी, हाँ बस पढ़ लीजिए इसको, और इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं है, मेन आपको पढ़ना वेक्टर, ठीक है। वेक्टर को समझने के लिए स्केलर समझना होता है। दोनों क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है अपने अपनी जगह पर, बिल्कुल। चलिए इसमें क्या होगा, ओनली बोलो मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, नो डायरेक्शन, बस इतना सा इसमें लिख देंगे। एक तो एग्जाम्पल चिपका देंगे। बोलिए तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, स्पीड, क्या होगा बोलिए, टाइम, क्या होगा बोलिए जी, डिस्टेंस। बस एक दो एग्जाम्पल चिपका दीजिए, काम खत्म हो गया। आगे बढ़ जाइए, यहाँ पर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन लिखेंगे। यहाँ पर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, बोथ मैग्नीट्यूड एंड, बोथ लिख दो, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ऐसे लिखो, डायरेक्शन दोनों होना चाहिए इसके पास। सबसे अच्छा एग्जांपल बोलो, फोर्स, है ना जी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। फिजिक्स में भी आप लोग कुछ पढ़ते होंगे, डिस्प्लेसमेंट भी डाल दीजिए इसमें, ये वर्ड है ना, डिस्प्लेसमेंट। अभी बताओ जो फिजिक्स में पढ़ रहे हो, अभी 12 में कुछ बताओ वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी का नाम। चलो यहाँ पर हम लिखते हैं। सबसे पहला, अभी फिजिक्स में पर थोड़ा सा आपको याद दिलाते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी है सबसे इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पढ़ें, ई बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आता है एग्जाम में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा क्वांटिटी है, सदिश है कि अदिश है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई से डिनोट करते हैं इसको, ई से, ई होता है ऐसे। अब फार्मूला अगर याद होगा तो फार्मूला होता है ई बराबर F/Q, है ना जी, फोर्स न्यूटन पर कूलाम। एक तो और फार्मूला होता है ई का, याद है किसी को, 1/4 पाई, चूँकि फिजिक्स में यूज़ हो रहा है। हाँ बोलो बोलो, Q/r²। Q2 ना होता है इसमें, तो कूलाम के नियम जब लगाएंगे तब, ये 9×10⁻7 होता है इसमें, है ना। ये तो इसका मान तुम बोल रहे हो ना, न्यूटन पर कूलाम। अब बताओ एक और क्वांटिटी जो फिजिक्स से रिलेट करता है, अभी 12 में ही आप पढ़ रहे होंगे। बोलिए तो कोई आदमी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाँ विद्युत फ्लक्स भी है, विद्युत फ्लक्स भी है, नंबर ऑफ लाइन्स वहाँ पर होता है, सिर्फ लाइन, विद्युत फ्लक्स डाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है फार्मूला, बोलो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, फाई बराबर EDA cos थीटा। और एक ही बात है, EDS भी लगा सकते हैं, EDA cos थीटा, ठीक है। चलो यहाँ पर कितना हो जाएगा बोलिए तो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, याद कीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, अभी आप पढ़ रहे होंगे। हाँ विद्युत विभव, हिंदी में बोलते हैं इसको विद्युत
विभव, बिल्कुल ये भी है हमारा अदिश राशि होता है। ओहो विद्युत विभव। चलो V बराबर बोलो फार्मूला जी, थोड़ा थोड़ा हम याद दिलाते थे फिजिक्स का। V बराबर बोलो बोलो W/Q, जूल पर कूलाम। ये आता है जूल पर कूलाम ना चलेगा, अरे कैपिटल Q भी चलेगा। यहाँ पर कूलाम लिख दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज है। चलो V बराबर एक और फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/ ओनली R। इसमें खाली R होता है, उसमें R² और इंटेंसिटी में है ना। अच्छा इन दोनों में एक रिलेशन भी होता है, याद है आप लोगों को, E बराबर -dV/dr। वेरी गुड वेरी गुड। यानी कि E बराबर सीधा सीधा V/R भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए E का जो एक होता है ना, इसको होता है वोल्ट पर मीटर। ये भी होता है VM, V ऐसे भी लिख सकते हो, V वोल्ट मीटर, या V पर V और M पर परमानेंस में ऐसे भी लिख सकते हो। तो E का जो है ना SI मात्रा न्यूटन पर कूलाम भी होता है, वोल्ट पर मीटर भी होता है। इसको याद रखिएगा। इस हम थोड़ा सा फिजिक्स का आपका रिकॉल करवा दिए जो आप पढ़ रहे होंगे। लिखिए इसको लिखे तो डायग्राम जैसे मैंने बनाया है वैसे ही बनाइएगा और सारी बात लिखिएगा। एक ऐसा क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। बहुत मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होगा उसको बोलेंगे हम लोग सदिश राशि। एक ठो में सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, नो डायरेक्शन, उसको बोलेंगे अदिश राशि। ये हमारा सदिश राशि है, ये हमारा अदिश राशि है। ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। और ये एग्जाम में पूछता है विद्युत विभव कौन सी राशि है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी। 3 ऑप्शन दे देगा। इलेक्ट्रिक चार्ज, बोलो जी इलेक्ट्रिक चार्ज कौन सा क्वांटिटी है? हाँ विद्युत आवेश 5 कूलम 10 कूलम, और क्या बोलोगे, उसमें कोई डायरेक्शन थोड़े होता है। चार्ज यहाँ पर आज इलेक्ट्रिक चार्ज, ये भी है हमारा क्या है, अदिश राशि। इलेक्ट्रिक चार्ज ना, चार्ज की हम चार्ज की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट की बात नहीं कर रहे हैं। चार्ज हाँ ठीक है, उसमें चार्ज ही फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज यस Q। आई करंट भी हमारा क्या होता है, अदिश राशि। लेकिन एक होता है करंट डेंसिटी, J से डिनोट करते हैं, याद है आप लोगों को। करंट डेंसिटी पढ़े हैं ना, पढ़े हैं J बराबर, अच्छा हटाओ, करंट डेंसिटी होता है सदिश राशि। करंट डेंसिटी यहाँ पर आ जाएगा, करंट आता है एग्जाम में, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी इसको J से डिनोट करते हैं जी। ये होता है हमारा सदिश राशि, करंट डेंसिटी। नया टॉपिक है, अच्छा चलो इसको लिख लो। अब हम लोग चलते हैं अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। अब देखो मैथमेटिक्स में वेक्टर को कैसे डिफाइन किया गया है उसको सीखते हैं डिटेल में। ये तो था फिजिक्स के हिसाब से जो आप वेक्टर पहले से जान रहे थोड़ा थोड़ा, मैंने थोड़ा थोड़ा आपको रिकॉल करवा दिया है। आइए इन मैथमेटिक्स, अब यहाँ से अपनी कहानी शुरू होती है। इन मैथमेटिक्स में ए वेक्टर इज़ डिफाइंड एज, देखो एक वेक्टर कैसे डिफाइंड, ए वेक्टर इज़ डिफाइंड एज, ए वेक्टर इज़ डिफाइंड एज। अब इस डेफिनेशन को ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसको मिटा दें, सब हो गया आप लोगों का। कुछ क्वांटिटी और है फिजिक्स के हिसाब से, आप याद रखिएगा, वो सब आता है एग्ज़ाम में, ठीक है। अभी उस सब पर हम नहीं जा रहे हैं ज़्यादातर। लिखिए ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, कहता है ए डायरेक्टेड, देखो बस एक लाइन का डेफिनेशन है, ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है रेखाखंड, 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 रेखा का एक टुकड़ा। ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए वेक्टर, बस इसी को बोलते हैं, एक सीधी रेखाखंड का ही नाम क्या है जी, एक वेक्टर है। ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए वेक्टर। एक लाइन में डेफिनेशन देंगे वेक्टर का। सेगमेंट का मतलब टुकड़ा, खंड, हिंदी में खंड बोलते हैं इसको। रेखा खंड हिंदी में बोलते हैं लाइन सेगमेंट इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं रेखा खंड, रेखा का टुकड़ा, बता रहे हैं अभी। जैसे डायरेक्टेड लाइन, डायरेक्टेड लाइन का मतलब क्या हुआ, एक सीधा सीधा डायरेक्टेड, डायरेक्टेड जैसे मान लो एक लाइन है, ठीक है, इससे एक टुकड़ा यहाँ से ऐसे पकड़ लिया, काट के निकाल लिया, इसको बोलते हैं रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। पकड़ा सीधा रेखाखंड, यहाँ पर लेके चले आए इसको, देखो
ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये हमारे पास बी पॉइंट है, एक सीधा रेखाखंड माने रेखा का एक टुकड़ा है, इसी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर। अब बताओ यहाँ से अगर ये शुरू हुआ होगा तो यहाँ पर पहुँचा होगा, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ये इसका क्या होगा बोलो, एंड पॉइंट होगा। मतलब वेक्टर का एक स्टार्ट पॉइंट होगा, एक एंड पॉइंट होगा। तो सुनिएगा ज़रा ध्यान से, एक सीधा रेखाखंड को ही बोलेंगे वेक्टर। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक अगर जाना है सीधा रेखाखंड को तो एक डायरेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? कोई आदमी अगर ए से लेके बी तक जाएगा तो फिक्स हो गया डायरेक्शन। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ तो उसका दूरी होगा, उसी का नाम हो जाएगा मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर में क्या होता है, एक डायरेक्शन होता है, क्या होता है बोलो, मैग्नीट्यूड। तो कोई भी सीधी रेखाखंड जब होगा तो उसमें एक डायरेक्शन भी फिक्स हो जाएगा, एक मैग्नीट्यूड भी अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पर वेयर देखोगे, वेयर ए इज कॉल्ड इनिशियल, यहाँ से शुरू हुआ लाइन, तो यहाँ से शुरू हुआ, इसको बोलेंगे इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। एंड जो बी है, बी इज कॉल्ड फाइनल पॉइंट, जहाँ पर ख़त्म हो गया, फाइनल पॉइंट। अब फाइनल का ही एक और नाम है फाइनल पॉइंट, या इसी को बोलते हैं और टर्मिनल पॉइंट, जहाँ पर ख़त्म हो रहा है, टर्मिनल पॉइंट। बात समझ में आई? तो देखिए ये हमारा हो गया इनिशियल पॉइंट, जहाँ से शुरू हुआ इनिशियल पॉइंट, और जहाँ पर ख़त्म हुआ ये क्या हो गया बोलो, टर्मिनल पॉइंट, या फाइनल पॉइंट भी कह सकते हैं। टर्मिनल पॉइंट ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग। अब जहाँ से वेक्टर स्टार्ट हुआ, जहाँ पर वेक्टर ख़त्म हुआ, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो देखो, ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पर ख़त्म हुआ, ठीक है, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, एंड एरो ऑन इट। देखो, जैसे हमको इस वेक्टर को लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे, ए बी, और ऐसे करके लगा देंगे वेक्टर। मतलब ए से शुरू हुआ, बी पर ख़त्म हुआ, और ऊपर एक तीर का निशान, इनिशियल से फाइनल पॉइंट। इतना भी लिख सकते हैं सीधा, छोड़ो हटाओ इसको। ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी और वेक्टर, मतलब इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, और उस पर एक तीर का निशान है, उसके ऊपर एक तीर का निशान लगाएंगे, बस हो गया काम खत्म। जैसे मैंने कहा एक वेक्टर यहाँ पर है जी, देखो ये है सी और ये है डी, इस पर नाम दे दिया मैंने ऐसे करके सी डी, एक वेक्टर हो गया। तो बस इसको लिखेंगे सी डी, कहाँ से स्टार्ट हुआ, पहले स्टार्टिंग वाला बाद में एंड वाला, उस पर लगाएंगे ऐसे तीर का निशान। बात समझ में आ रही है? कहाँ से स्टार्ट हुआ, इनिशियल पॉइंट पहले, उसके बाद फाइनल पॉइंट, और ऊपर में लगाएंगे तीर का निशान। इसको बोलेंगे वेक्टर सी डी, इसको बोलेंगे वेक्टर ए बी। क्या बोलेंगे, वेक्टर ए बी। आ रहे हैं सब पर आ रहे हैं, वो धीरे 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 अभी सब पर आ रहे हैं, अभी तुरंत आ रहे हैं उस पर। देखो ना, नोट में लिखिएगा इसका स्टार मार्क करके। ए वेक्टर इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय, ये वर्ड ठीक है यहाँ पर, ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर, सिंगल बाय सिंगल स्मॉल लेटर, एरो विथ, ऐसे लिखो, विथ एरो ऑन इट, और उसके बाद एक तो एरो लगा देते हैं। जैसे देखिए, इसी वेक्टर को अगर हमको लिखना होगा ना, वेक्टर ए बी, तो ए बी को ना लिख के सीधा बोलेंगे इसको, मैंने एक वेक्टर मान लिया वेक्टर ए, क्या मान लिया इसको, एक स्मॉल लेटर ए से मान लिया और उस पर एरो लगा दिया तीर का। जैसे आपने पढ़ा ना, देखिए तो पिछले क्लास में ऐसे आप पढ़े होंगे, जैसे ये ट्रायंगल है, ये ए साइड है, ये बी है, ये सी है, वर्टेक्स है, तो साइड ए बी के लंबाई को स्मॉल सी लिख देते हैं ना, एंगल के सामने वाले को। ए सी की लंबाई को स्मॉल बी लिख देते हैं, सी बी की लंबाई को स्मॉल ए लिख देते हैं। तो आप सी बी बोलिए या ऐसे बोलिए, ए बी बोलिए, या आप बोल दीजिए इसको सी, बात बराबर है, ए बी ही का लंबाई सी के बराबर है। या आप इसको बोलिए ए सी बोलिए, या इसको बी बोल दीजिए, या आप इसको बी सी बोलिए, या इसको ए बोल दीजिए। उसी तरह से इस वेक्टर को या तो ए बी वेक्टर बोलो, पूरा पढ़ो, या तो बोलो वेक्टर ए, उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल लेटर से, वेक्टर ए से। मतलब हम लिख सकते हैं वेक्टर ए बराबर
वेक्टर ए बी बराबर सीधा ए। जैसे इस वेक्टर का एक नाम दे देंगे, मान लो इसका नाम दे दिया मैंने बी वेक्टर, तो आप बोलेंगे सी डी बराबर कितना हो गया, बोलो बी वेक्टर, बस सी डी बराबर बी वेक्टर। जैसे मैंने नाम दे दिया यहाँ पर, आप देखो इसका एग्जाम्पल पी क्यू, और यहाँ पर दे दिया मैंने आर वेक्टर, ठीक है, तो आप बोलेंगे ये पी क्यू वेक्टर या तो ऐसे लिखो, इनिशियल से फाइनल करके लिखो, इनिशियल पॉइंट से कहाँ स्टार्ट हुआ फाइनल पर कहाँ खत्म हुआ, या तो सीधा बोल दो सर ये है वेक्टर आर, वेक्टर आर भी वही वेक्टर पी क्यू वही रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आ रही है? तो वेक्टर को सिंगल लेटर से, स्मॉल लेटर से उस पर एरो लगा के सूचित करते हैं, या तो फिर इनिशियल टू फाइनल पूरा लिखिए, कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ पर खत्म हुआ, फिर तीर का निशान लगाइए, ठीक है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। लिखो तो पहले इसको, तो उसमें पढ़ते हैं ए बी सी डी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, पहले ए बी सी डी सिखाया, वही आपको अभी वेक्टर का ए बी सी डी सिखाया जाता है। तो समझो वेक्टर का इनिशियल स्टेज है, स्टार्टिंग पेज, इसको अगर आप अच्छे से समझ गए इसके बाद आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। जैसे मैट्रिक्स में कैसे स्टार्ट किए थे कि मैट्रिक्स में रो होता है, कॉलम होता है जी, उसके बाद जो है एलिमेंट्स होता है, उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा था उसमें, और उसके बाद फिर मैट्रिक्स का गुना भाग सब आने लगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स, तब फिर हाँ, तो उसी तरह से ये अभी स्टार्टिंग में हल्का हल्का लगेगा कि सर ये तो कुछ है ही नहीं है, लेकिन जैसे से आगे बढ़ेगा ना तो मैट्रिक्स से भी बहुत हाई लेवल है, ये कैलकुलस से भी लेवल इसका हाई है। तो धीरे धीरे आपको इसको समझना है और अच्छे से पकड़ना है। जहाँ इसको हल्के में लीजिएगा तो ये फिर जो है सर दर्द करवा देगा, हाँ फिर भारी बना देगा ये, फिर लगेगा सर क्या क्या पढ़ा रहे, जल्दी ख़त्म कीजिए, ना समझ में आ रहा हमको क्या क्या हो रहा है, कहाँ से लाइन आ रहा है, कहाँ लाइन जा रहा है, इसको एकदम डिटेल में आपको समझना है। और यही जो ABCD 3-4 क्लास में स्टार्टिंग होगा ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास सब है, जिसमें आपको वेक्टर का पूरा टाइप सिखाया जाएगा। समझ गए? चलो एक आती है वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो एक तो हो गया, हम डायरेक्शन की बात कर लिए। देखिए अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। देखो मैग्नीट्यूड क्या होता है वेक्टर का, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहाँ से यहाँ का कितना लेंथ है उसी को बोलेंगे मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाप कितना है, तो द लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट, इनिशियल से स्टार्ट हुआ और फाइनल पर जाकर खत्म, द लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट is called magnitude of a vector, magnitude of a vector, and it is denoted by, यहाँ ध्यान दीजिएगा, it is denoted by, जैसे ये वेक्टर ए बी है, इसको बोलेंगे वेक्टर ए बी, और वेक्टर ए बी में अगर हम लोग ऐसे करके मॉडुलस लगा देंगे तो बोलेंगे इसका मैग्नीट्यूड, क्या बोलेंगे इसका मैग्नीट्यूड। अब सुनिएगा, जैसे मैंने कहा ये एक वेक्टर ए बी है, सुनिएगा ध्यान से, ये वेक्टर ए बी है, ठीक है, इसको वेक्टर ए बी आप लिख सकते हैं, और इसका लंबाई कितना है, इसको वेक्टर ए बी लिख सकते हैं, इसका लंबाई कितना है, तो मान लो इसका लंबाई है 5 यूनिट। अरे कुछ ना कुछ दूरी होगा ना, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पर ख़त्म हुआ, तो इसका कुछ ना कुछ यहाँ से मतलब लंबाई होगा ना, मैंने माना 5 यूनिट। एक तो डायरेक्शन फिक्स हो गया, ए से बी की तरफ जा रहा है, मान लो पूरब की तरफ जा रहा है, ईस्ट है उधर मान लेते हैं, नॉर्मली इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है जी, इधर साउथ होता है, तो अभी ईस्ट की तरफ उसका डायरेक्शन है, तो ईस्ट की तरफ डायरेक्शन है और कितना चला है, 5 यूनिट चला है, तो हम बोलेंगे इस वेक्टर ए बी का अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा तो बोलेंगे सर 5 यूनिट। बात समझ में आया? वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड का मतलब ए से बी का दूरी कितना है, ठीक है। इसी को और भी लिख सकते हैं आप, वेक्टर ए बी को ही कैसे लिखते हैं, बोलो ए वेक्टर, तो यानी कि ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करें तो कितना हो गया, बोलो 5 यूनिट। बात समझ में आ रही है? वही ए वेक्टर को ए बी वेक्टर को वही ए से लिखते हैं, तो ए का मैग्नीट्यूड पूछेगा कितना लिखेगा, 5 हो जाएगा। जैसे मैंने कहा एक वेक्टर है, ऐसे करके देखो जी पी क्यू वेक्टर है, अब पी क्यू वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे है, कोई दिक्कत नहीं, ये है 2 यूनिट, पी से क्यू से स्टार्ट हुआ, पी पर खत्म हुआ, ऐसे लगा देते हैं, रुको इसको लगाते हैं पी, इसको बनाते थे क्यू, तो पी क्यू वेक्टर का पूछेगा बताओ मैग्नीट्यूड कितना है, 2 यूनिट है, बस हो गया काम खत्म। 2 यूनिट, अब 2 मीटर हो सकता है, 2 सेंटीमीटर हो सकता है, आपके अपने हिसाब से दिया रहेगा आपको सवाल में। 2 यूनिट अभी हम लिख रहे हैं, 2 यूनिट लिख रहे हैं, बात समझ में आ रही है? अब इसी पी क्यू वैक्टर का नाम लिख दिया मैंने, नाम लिख दिया बी वैक्टर, तो आप पूछेंगे बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो वही 2 होगा। बात समझ में आ रही है? और किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को जो है ना सिंपल उस लेटर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, सुनिएगा, यानी कि ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलो या ए का मैग्नीट्यूड बोलो, और इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर हटा दो, मैग्नीट्यूड हटा दो, वेक्टर हटा दो साइन और मैग्नीट्यूड हटा दो, इसको रिप्रेजेंट ऐसे भी किया जाता है, सीधा ए लिख दिया ना, इसका मतलब समझो अपना, जैसे कैसे देखिए ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये जो लंबाई होता है स्मॉल ए से लिखते हैं, तो या तो लिखो बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, देखो बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, या सीधा बोल
बोल दो ए बराबर 5 सेंटीमीटर, एक ही बात है। तो पूरा BC बोलो, या तो बोलो वेक्टर AB का मैग्नीट्यूड, या बोलिए वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, या सीधे बोल दो ए। जिस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए लेटर से, तो ए से बोल दिया, बी से रिप्रेजेंट कर बी से बोल दिया। ये सब बराबर होगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड या ए का मैग्नीट्यूड, सब है 5 यूनिट के बराबर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मॉडुलस लगा के रिप्रेजेंट करेंगे या सिर्फ उसके सिंपल उस लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको लिखिए तो अभी बस ये शुरुआत हुआ है, इसमें देखिए नया नया चीज़ कितना सीखेंगे हम लोग, कितना मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। कहाँ पर PQ रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल स्मॉल लेटर, एक सिंगल स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं विथ एरो ऑन इट, उस पर एक एरो लगा के, ARROW एरो। लास्ट डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, नोट में इसको फाइनल लिख लीजिएगा, NOTE नोट में। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है CD, क्या लिखा मैंने CD, और इसमें नाम रख दिया मैंने इसका D वेक्टर, ठीक है। और इसको मैंने कहा ये जो डिस्टेंस है ये है 3 यूनिट। तो सबसे पहले बोलो इस वेक्टर को लिखेंगे कैसे, बोलो जी इस वेक्टर को लिखेंगे कैसे। तो वेक्टर कहाँ से स्टार्ट हुआ, तीर का निशान बता रहा है कि सर उधर जा रहा है, तो इसका मतलब इनिशियल पॉइंट और ये है फाइनल पॉइंट। दिस इज इनिशियल पॉइंट, ये है टर्मिनल पॉइंट या फाइनल पॉइंट, जो भी आप कह सकते हैं। तो वेक्टर जब भी लिखते हैं इनिशियल से चलता है फाइनल और तीर का निशान। अब कभी भी ऐसा ना चलेगा, उल्टा नहीं चलेगा, ठीक है। आपको लग रहा होगा सर ऐसा करते हैं, देखो जैसे कभी कभी बच्चा ऐसा सोचता है कि सर यहाँ पर ऐसा कीजिए, ये AB है तो इसको हम लिख देते हैं कैसे, AB लिख देते हैं और ऐसे लिख देते हैं। तो ऐसा कभी ना चलेगा, ठीक है। पहले इनिशियल बाद में फाइनल, इधर से लिखा जाएगा, पहले इनिशियल बाद में फाइनल। तो जब इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, BA लिखाएगा, है ना, BA वेक्टर और ऐसे तीर का निशान। तो B से A की तरफ जा रहा है, देखो B से A की तरफ, यहाँ भी B से A की तरफ जा रहा है। लिखने का तरीका हमेशा ऐसा ही होगा, पहले इनिशियल बाद में फाइनल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इनिशियल कौन सा है C, फाइनल कौन सा है बोलो D, इनिशियल टू फाइनल तीर का निशान लग गया। या तो इसको लिख दो सीधा D वेक्टर। अब इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है, तो सर 3 यूनिट है, तो लिखेंगे CD का मैग्नीट्यूड या D का मैग्नीट्यूड, हाँ बोलेंगे, लिखेंगे ना मैग्नीट्यूड, बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ CD वेक्टर या D वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या सीधा D लिखेंगे और दोनों ही किसके बराबर होगा, 3 यूनिट के। बस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी एक वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। चलिए हेडिंग डालिए, वेरियस टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब हम लोग टाइप्स में आ चुके हैं जी। 3D हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर के बाद, तो 3D को बाद में डिस्कस करेंगे, उस पर चलेंगे तो पता चला उसी में टाइम बर्बाद हो गया। जब 3D स्टार्ट करेंगे तो बताएंगे आपको 3 डायमेंशन क्या क्या होता है। और वेक्टर 3D को हम लोग पढ़ेंगे ही वेक्टर की मदद से, इसीलिए आपको 3D को समझने के लिए अच्छे से वेक्टर पढ़ाया जा रहा है। वेक्टर जितना अच्छे समझिएगा उतना मज़ा आएगा 3 डायमेंशन पढ़ने में आपको। तो उसको अच्छे समझने के लिए स्पेस में कैसे लाइन कट करता है, कैसे प्लेन कट करता है, उसको सीखने के लिए आपको सिखाया जा रहा है वेक्टर। लिखिए वेरियस टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेरियस टाइप्स ऑफ वेक्टर। देखो जी वेक्टर बहुत तरह का होता है, कम से कम 13 तरह का तो वेक्टर सीखेंगे। जैसे कैसे पढ़ते हैं, मैट्रिक्स अलग अलग तरह का, याद है, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, है ना, यूनिट मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, बहुत सारे मैट्रिक्स पढ़े होंगे हम लोग, डायगोनल मैट्रिक्स, मिटा दें सब। तो इसमें सबसे पहला आएगा, उसका नाम है यूनिट वेक्टर, यानी इकाई सदिश, हिंदी में इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। सुना सुना लग रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर है, VVI। और सबसे पहले इसी को पढ़ेंगे, यूनिट वेक्टर, इसका नाम है इकाई सदिश, इकाई सदिश। हाँ, टोटल टाइप है 13 ठो, कम से कम हम बताएंगे आपको। आपकी किताब में थोड़ा कुछ कम भी होगा, लेकिन हम 2 और भी बताएंगे आपको। 13 ठो टाइप है इसमें वेक्टर का। तो सबसे पहले हो गया क्या हमारे पास, यूनिट वेक्टर। मिटा दें, चलो देखो पहला वेक्टर का नाम है जी यूनिट वेक्टर। कहता है ए वेक्टर, जैसा नाम है इसका वैसे ही काम है इसका। देखो ए वेक्टर इज सेड टू बी यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इफ मैग्नीट्यूड ऑफ, ऐसे लिखते हैं, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, या ए वेक्टर छूट गया यहाँ पर, ए वेक्टर ए
है ना, ए वेक्टर ए इज सेड टू बी यूनिट वेक्टर, क्या बोलेंगे इसको, यूनिट वेक्टर। एक वेक्टर ए को ही कहेंगे यूनिट वेक्टर इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मतलब जो ए का मैग्नीट्यूड है वो कितना होना चाहिए, 1। मतलब यूनिट ए से लेकर इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का दूरी नापा, 1 मीटर हुआ, 1 सेंटीमीटर हुआ। तो जब भी कभी 1 होगा तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। ठीक है, ए यूनिट वेक्टर, क्या इसको ऐसे लिखिए, इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाए, 1। आपके कॉपी में 2 लाइन है, 2 लाइन लिख दीजिएगा, यहाँ पर एक ही लाइन में लिखना ठीक लग रहा है। ठीक है, और सुनिए, ए यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, ऐसे करके लिखते हैं, ए लिखते हैं उस पर ऐसे लगाते हैं, बोलते हैं ए कैप, क्या पढ़ेंगे इसको, ए कैप, रीड एज ए कैप, ऐसे बोलेंगे ए कैप। जैसे कैप लगा दिया समझ जाइए यूनिट वेक्टर है। ठीक है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या आने वाला होगा, 1। जैसे मान लीजिए ए से शुरू हुआ, बी पर जाके ख़त्म हुआ। ठीक है, ये वेक्टर मैंने ए लिखा, और जब इसका मैग्नीट्यूड निकाला ना, ए का मैग्नीट्यूड, या ऐसे लिखो ए का मैग्नीट्यूड, तो कितना आया बोलिए, 1 यूनिट। अगर ये 1 यूनिट आया तो इस वेक्टर को बोलेंगे यूनिट वेक्टर। तो ए का क्या कहलाएगा बोलो, वेक्टर ए इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए। और अगर मैग्नीट्यूड 1 हो गया है तो ए को हम लोग लिखेंगे वेक्टर ए इज डिनोटेड बाय, अब इसको ऐसे ना लिखेंगे, मतलब एक पहचान लिख दिया इसका, डिनोटेड बाय ए कैप। अब बोलना ना है, जैसे मैंने बोल दिया ए कैप, तो समझ जाओ कि उसका ज़रूर मैग्नीट्यूड 1 आया होगा। ठीक है, ए कैप का मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड 1। डायरेक्शन से बिल्कुल मतलब नहीं, मान लो डायरेक्शन ऐसे हो गया, यहाँ पर है P, यहाँ पर है Q, और यहाँ पर मैंने दे दिया B। अब B का मैग्नीट्यूड निकाला, आया 1, तो इसका मतलब क्या हो गया, बी इज यूनिट वेक्टर, बी को हम लोग ऐसे करेंगे। बात समझ में आई, यूनिट वेक्टर बस मैग्नीट्यूड से बिल्कुल मतलब नहीं। मान लो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे जा रहा है, और यहाँ पर है सी वेक्टर, और सी वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकाला तो आ रहा कितना बताओ, 1 यूनिट आ रहा है, 1 यूनिट आना चाहिए बस। ये मान लो सी डी, इसका नाम रख देते हैं सी डी, तो सी डी का मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है, तो सी को बोलेंगे, जो सी वेक्टर है इसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर। मतलब आप बोलने की जरूरत नहीं कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, जैसे मैंने कह दिया सी कैप है, सी कैप का मतलब वो यूनिट वेक्टर। देखिए तो पहले इसको, हाँ बस पहचानने के लिए, दुनिया वाला अब इसको कैप को मतलब यूनिट वेक्टर के नाम से जानेगा, हम भी वही नाम से जानेंगे, आप भी वही नाम से, जब भी कैप लिखा रहेगा समझ जाएंगे अच्छा वो यूनिट वेक्टर है, पहचानने के लिए। चलो, जनरली वी यूज आई कैप, जे कैप, के कैप एज यूनिट वेक्टर। ज़्यादातर किताब में आपको देखिएगा जो आई कैप, जे कैप, के कैप है, इसको यूनिट वेक्टर माना जाता है। मतलब क्या हुआ कि ये एक वेक्टर है, जैसे मान लो ए बी, अब इसमें नाम देना था ए ना लिख के हम यहाँ पर आई नाम दे दिया, इसका आई नाम दे दिया। अब इस वेक्टर का मैंने निकाला, जैसे ए नाम दे सकते हैं, बी नाम दे सकते हैं, सी नाम दे सकते हैं, मैंने इसका एक अल्फ़ाबेट आई नाम दे दिया। आई नाम दे दिया तो देख रहे हैं ए बी का मैग्नीट्यूड कितना आया, यानी कि आई का मैग्नीट्यूड कितना आया, 1 आया। तो 1 आया तो आई को ही क्या बोल देंगे, यूनिट वेक्टर कह देंगे। मतलब ये हो गया यूनिट वेक्टर, तो इसको बोलेंगे आई कैप, उसी तरह से जे कैप, उसी तरह से के कैप। तो आई जे के जो है यूनिट वेक्टर के लिए स्पेशल सिंबल है। जब भी कभी यूनिट वेक्टर दिखाना होगा एक आई दिखा देंगे, जे दिखा देंगे और के दिखा देंगे। मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, डायरेक्शन कहीं भी हो सकता है। मतलब आई का इधर हो गया, जे का इधर, ये आई हो गया, ये जे हो गया, ये मान लो के हो गया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, जब इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो तीनों का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसीलिए तीनों को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। हाँ, आई जे के सोचा गया है। सबसे पहले तो बराबर लेटर है, आई के बाद आता है जे के बाद आता है के। और यूनिट वेक्टर हमको 3 डायमेंशन दिखाना था, 3 डायमेंशन, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड, आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग, 3 एक्सिस दिखाना था। इसीलिए कहा गया कम से कम 3 तो लेटर मानना है हमको। तो आई जे के, इसको माना गया आई जे और के। मतलब जब एक्स एक्सिस की तरफ नापेंगे तो 5 आई लिख देंगे, 5 आई का मतलब समझ जाएगा अच्छा वो एक्स एक्सिस की तरफ नापा गया होगा। जब वाई एक्सिस की तरफ नापेंगे तो बोल देंगे 3 जे, तो 3 जे का मतलब क्या हो गया बोलो, वाई के रखना। और कहीं 3 के लिखा हुआ तो समझ जाएंगे अच्छा सर जेड में नापा गया होगा 3 के। बस यही है डायरेक्शन बता रहे। आगे चल के 3D में इसी को चिपकाने वाले 3D में ले जाके, ठीक है, धीरे धीरे लेके चलेंगे। और रैंडम सा कुछ मानते, मान लो एक तो को पी मान लेते, एक तो को एम मान लेते, एक को एस मान लेते, इसीलिए आई जे के रेगुलर माना गया।
अल्फ़ाबेट में लगातार आता है। और ये हाँ, और ये एक ऐसा सिंबल है जो लिखना भी आसान है, आई जे और के, है ना। लिखने में भी आसानी है, पढ़ने में भी आसानी है, फटाफट हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। जैसे पढ़े हैं इक्वल मैट्रिक्स, वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे इक्वल वेक्टर। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए जल्दी से। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स लिखिए। टू वेक्टर्स, यहाँ पर वेक्टर्स आ रहा है, दो ठो है, जाहिर सी बात है इक्वल की बात होगी तो टू वेक्टर्स ए एंड बी, दो वेक्टर हमारे पास है ए एंड बी, आर सेट टू बी इक्वल। दोनों वेक्टर आपस में इक्वल तब कहलाएगा, आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव, हाँ ठीक बोल रहे, थोड़ा थोड़ा ठीक बोल रहे, दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो एंड डायरेक्शन भी सेम हो। सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड, तभी ना बराबर होगा। इक्वल का मतलब ही हुआ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो दोनों वेक्टर क्या कहलाएगा, बोलिए, इक्वल वेक्टर। अरे इक्वल जैसे मैट्रिक्स होता है वैसे इक्वल वेक्टर होता है। रिगार्डलेस ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट, ये वर्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, इनिशियल पॉइंट्स मतलब इसका परवाह नहीं, रिगार्डलेस लिखा हुआ, रिगार्डलेस मतलब बिना परवाह किए, इसका परवाह नहीं करना है कि कौन कहाँ से शुरू हुआ कहाँ पर ख़त्म हुआ। आपको देखना है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो बोलेंगे इक्वल वेक्टर। मतलब दोनों 5-5 मीटर होना चाहिए। वेरी गुड। जैसे देखिए एग्जाम्पल पहला, अभी बहुत सारा बात बताते हैं आपको इसमें। देखिए जैसे मैंने कहा, मान लीजिए ए से स्टार्ट हुआ, कोई वेक्टर बी पर ख़त्म हुआ, इसका नाम लिखा मैंने वेक्टर ए। एक और वेक्टर है सी से स्टार्ट हुआ, डी पर ख़त्म हुआ, नाम लिखा वेक्टर बी। ये भी है 3 यूनिट, ये भी है 3 यूनिट। देखो तो दोनों का डायरेक्शन ईस्ट में और दोनों 3-3 यूनिट, तो क्या बोलेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम। तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम है, सी डी वेक्टर के दोनों 3-3 है, और डायरेक्शन भी देखिए दोनों का सेम है। डायरेक्शन भी क्या है, देखिए डायरेक्शन भी सेम है। तो क्या बोलेंगे, ए बी किसके बराबर है, सी डी वेक्टर के बराबर है। और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि दोनों एकदम साथ साथ स्टार्ट हो रहा हो। जैसे ये समझो, जैसे मैंने कहा यहाँ पर है पी क्यू, इस वेक्टर का नाम दे दिया मैंने सी, और एक यहाँ पर है एम एन वेक्टर, इसका नाम दे दिया मैंने डी। बस मैंने कहा ये भी 2 यूनिट है और ये भी 2 यूनिट है। चेक कीजिए, दोनों का डायरेक्शन ईस्ट में, भले ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये थोड़ा दूर से जाके स्टार्ट हुआ है, लेकिन दोनों का डिस्टेंस, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। तो हम कह सकते हैं सर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम है, तो पी क्यू वैक्टर किसके बराबर का, बोलो एम एन वैक्टर के। हो गया काम खत्म, साफ दिख रहा है दोनों 2 यूनिट है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों का इनिशियल पॉइंट साथ साथ स्टार्ट हो रहा हो, कोई ज़रूरी नहीं है, आगे पीछे भी हो सकता है। मान लो एक अपने दुनिया में है, एक यहाँ पर है ए और दूसरा यहाँ पर है बी, बोलो दोनों बराबर होगा। आपको देखना है दोनों का डायरेक्शन चेक करो, हाँ सर दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों का मैग्नीट्यूड चेक करो, ये भी 1 यूनिट और ये भी कितना है 1 यूनिट, तो बोल देंगे सर इक्वल वेक्टर। कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम बगले में हो, स्टार्टिंग यहीं से हो रहा हो। मान लो एक आदमी यहाँ पर है, एक आदमी यहाँ पर है, बोलेंगे बताओ क्या दोनों इक्वल वेक्टर है, चेक कर लीजिए। अगर ये 5 यूनिट है, मान लो ये 3 यूनिट है, तो ये भी 3 यूनिट है कि नहीं है। आइए अगर हमारे पास इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो देखो ये है साउथ ईस्ट में, तो ये भी साउथ ईस्ट में है। ओके है, यानी कि ठीक ठाक है, बात समझ में आ रही है। ये भी इक्वल वेक्टर हो, इक्वल होने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है एकदम बगले में हो, सटा हुआ हो, कोई ज़रूरी नहीं है, बात समझ में आ रही है। तो एक चीज़ आपने ऑब्जर्व किया, जो इक्वल वेक्टर्स होता है वो पैरेलल टू ईच अदर होता है, दोनों एक दूसरे का पैरेलल। देखिए पैरेलल यहाँ है, यहाँ देखिए पैरेलल, देखो यहाँ है और यहाँ दोनों पैरेलल। तो इक्वल वेक्टर्स आर, स्टार मार्क करके लिखेंगे, इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। बात समझ में आई, जो इक्वल वेक्टर होगा वो हमेशा पैरेलल होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो पैरेलल वेक्टर वो इक्वल ही हो। रुक जाइए ज़रा सा, जो इक्वल वेक्टर होगा वो हर हाल में पैरेलल होगा, बट पैरेलल वेक्टर, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे इसको, पैरेलल वेक्टर्स नीड नॉट बी इक्वल, नीड
नॉट बी, बोलो क्यों, देखो दिखाते हैं। हाँ वेरी गुड, दो कंडीशन बन सकता है, देखो ये ठीक सोच लिया। सबसे पहला कंडीशन बन सकता है कि सर मैग्नीट्यूड भी सेम है 3 यूनिट, लेकिन सर यहाँ प्रॉब्लम फंस गया। लिखिए ये उधर तो इधर इक्वल 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 तो है, मैग्नीट्यूड तो बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट, नॉट इक्वल वेक्टर, इसको बोलेंगे इक्वल नहीं है, जबकि पैरेलल है। दूसरा आइए सर पैरेलल भी है, देखो दोनों पैरेलल भी है, मैंने दोनों सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग हो गया। दोनों वेक्टर पैरेलल है लेकिन मैग्नीट्यूड देखो दोनों इसकी तरफ जा रहा है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग, ये 3 यूनिट है और ये 2 यूनिट है, तो यहाँ भी इक्वल नहीं होगा, यहाँ भी इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ नाम रखा मैंने ए बी और सी डी, तो बोलेंगे ए बी सी डी के बराबर नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है। मैग्नीट्यूड भले सेम है, डायरेक्शन अपोजिट। यहाँ देखो मैग्नीट्यूड अलग अलग, डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन सेम, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे पी क्यू, और यहाँ लगा दो एम एन। पी क्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो नॉट इक्वल टू है एम एन के, जबकि पैरेलल वेक्टर होने के लिए इक्वल वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए, डायरेक्शन भी। यहाँ पर डायरेक्शन फेल, यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन बराबर नहीं है। क्यों नहीं है बराबर बोलिए, डायरेक्शन इसका अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड अपोजिट है, मतलब छोटा बड़ा है, डायरेक्शन सेम है, तो वेक्टर इक्वल तब कहलाएगा जब उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ही सेम हो। बात समझ में आ रही है? इसके नीचे दोनों एग्जाम्पल लिखिए, 1 नंबर और 2 नंबर। तो जो वेक्टर इक्वल होगा वो हर हाल में पैरेलल होगा, लेकिन जो वेक्टर पैरेलल होगा कोई ज़रूरी नहीं कि वो इक्वल भी हो। जैसे ये दोनों वेक्टर पैरेलल है, हम पूछेंगे इसका नाम अगर दे दिया मैंने ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो बोलेंगे क्या ए और बी पैरेलल है? यस सर, ए और बी पैरेलल वेक्टर है। ये देखो सी और डी, इसका नाम दे दिया सी, इसका नाम दे दिया डी, सी और डी पैरेलल है। हाँ सर सी और डी पैरेलल है, लेकिन इक्वल नहीं है, पैरेलल है लेकिन इक्वल नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड यहाँ फेल कर रहा है। क्या बताओ? हाँ यहाँ डी सी लिखाएगा, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन है। इसका कहना है कि सर अगर कौन ए बी है और यहाँ पर मान लो बी सी है, यहीं से स्टार्ट हो गया बी सी, यही कहना चाह रहे हो? ये डायरेक्शन, ये यहाँ से यहाँ भी 3 यूनिट है, यहाँ से यहाँ भी, तो यहाँ से यहाँ भी कितना है? 3 ही यूनिट है। इसको अगर ए कह रहे हैं और इसको अगर बी कह दिया, तो क्या सर ए बी वैक्टर और बी सी वैक्टर क्या दोनों बराबर होगा? बिल्कुल बराबर होगा। दोनों का डायरेक्शन देखिए ईस्ट की तरफ जा रहा है, ये भी ईस्ट की तरफ है, ये भी ईस्ट की तरफ, पैरेलल नहीं है। ओहो, तो हटेगा तब पैरेलल होगा। क्या है? पैरेलल लाइंस और ओवरलैपिंग, पैरेलल लाइन ओवरलैपिंग भी होता है। सारा जो भी ओवरलैपिंग लाइन है ये सब पैरेलल। जैसे मैंने एक लाइन खींच दिया ए बी सी, इसमें 3 लाइन है, ए बी सी ए सी, और तीनों लाइन पैरेलल आपस में। अच्छा हाँ, पॉइंट से कोलिनियर याद करो, कुछ ये सब लाइनें हैं, लाइन है, 2 पॉइंट को मिला के एक लाइन बन रहा है, दूसरा लाइन बना है, तीसरा, सब लाइन है। और यही लाइन को पकड़ के ए सी को ऊपर कर दो तो दिखने लगेगा आपको 2 लाइन, और नहीं तो लाइन के ऊपर तो लाखों करोड़ों लाइन है, और जितना पॉइंट लगा दो लाइन का तो भरमार है, बहुत सारा। ये भी पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल। अच्छा पैरेलल का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं कि एकदम सटा सटा हुआ दिखना भी चाहिए ऐसे करके रेल के पटरी के जैसा, कोई ज़रूरी नहीं, कोई ज़रूरी नहीं। सारा एग्जाम्पल लिखिएगा। एक वेक्टर और डिस्कस कर लें कि आज छोड़ें यहाँ पर, बोलिए। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव ऑफ वेक्टर। देखें किताब लाओ तो उसी का डेफिनेशन किताब से लिखा दे। चलिए एक और वेक्टर कर ही लेते हैं, एक क्लास में लगभग फिर फिनिश हो जाएगा आपका। देखिए तो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, जैसे नेगेटिव मैट्रिक्स पढ़े थे हम, जानबूझ के मैट्रिक्स से कनेक्ट करवा रहे हैं आपसे। नेगेटिव ए का नेगेटिव ऑफ वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर या नेगेटिव ऑफ एक ही बात है, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, डेफिनेशन मेरे साथ लिखिएगा जल्दी से, और इसको हम समझा देते हैं आपको ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको अच्छे समझ में आए। चलो जी, नेगेटिव वेक्टर कहता है ए वेक्टर, देखिए ए वेक्टर having the same magnitude
मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ ए गिवन वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड किसी दिए गए वेक्टर के समान ही हो, मैंने मैग्नीट्यूड सेम हो, बट वेक्टर ए, क्या लिखा है, ए वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ ए गिवन वेक्टर ए एंड द डायरेक्शन, जो उसका डायरेक्शन हो, डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ ए is called the negative of A। क्या हो गया, नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए, टू बी डिनोटेड बाय डिनोट कैसे करते हैं इसको हम लोग, बाय माइनस ए से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आगे चल के बहुत काम आने वाला ये नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। जल्दी से इसको लिखो तो, नोट लगा देंगे तो सर माइनस आ गया। देखिए अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से, ये कह क्या रहा है, कह रहा है ए वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर जिसका सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ ए गिवन वेक्टर, किसी दिए गए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर उसका मैग्नीट्यूड है, लेकिन एंड द डायरेक्शन अपोजिट टू ये टू लिखा हुआ, अपोजिट टू दैट ऑफ ए, और उसका डायरेक्शन जो है ए का जस्ट अपोजिट है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर ए दिया गया, अब वेक्टर को नॉर्मली हम लोग ऐसे लिख देंगे, ठीक है, वेक्टर ए। अब इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट भी लिख सकते हैं, आप दिखा सकते हैं, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब इस वेक्टर के जस्ट अपोजिट में अगर हमको वेक्टर बनाना है, देखो इस वेक्टर को ज़रा देखो ज़रा, अगर ये 3 यूनिट है तो नीचे भी बनाया 3 ही यूनिट, ये भी 3 ही यूनिट है, लेकिन ज़रा इसका डायरेक्शन चेक कीजिए, ये ईस्ट की तरफ है तो ये किधर है, वेस्ट की तरफ है। वेरी गुड। तो अगर हम आपसे पूछेंगे, ये मैंने नाम दिया इसको पी क्यू, ऐसे लिखो पी क्यू, तो अब बताओ पी क्यू का क्या होगा। तो ए अगर वेक्टर इधर है तो ए का जस्ट ये सेम मैग्नीट्यूड है बस डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसको बोल देंगे माइनस ए। बस ए अगर उधर है तो माइनस ए किधर होगा, इस तरफ होगा। जैसे मान लीजिए इधर एक वेक्टर हमारे पास अगर आर है तो इसका जस्ट उल्टा डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, माइनस आर हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। जैसे मैंने कहा जी ये वेक्टर है बी, ये वेक्टर है बी, इसका जस्ट उल्टा डायरेक्शन बना दिया तो क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। बस समझ में आ रही है। जैसे मैंने कहा एक वेक्टर है जी सी और जस्ट मैंने ऐसे बना दिया, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, तो बोल देंगे माइनस सी। वेरी गुड, माइनस सी। बात समझ में आ रही है। अब कोई ज़रूरी है कि बगले में हो, ठीक है, इसका आगे चल के भी यूज़ करेंगे। जैसे मैंने कहा, एक पहले ऐसे एग्जाम्पल देखो, ये ए है, ठीक है, ए उधर जा रहा है, एक वेक्टर एकदम ऐसे सटा दिया, लोल में लोल सटा दिया इसका, ठीक है, जस्ट एकदम अपोजिट पहुंचा दिया। जो दूरी है वो एकदम सेम है। जैसे यहाँ से यहाँ का ए और बी के बीच का डिस्टेंस अगर 5 है तो ये भी डिस्टेंस कितना बोलो, 5 ही है। और यहाँ नाम दे दिया मैंने, मान लो डी, इसको बना दिया ऐसे। तो आप बताओ यहाँ से यहाँ तक अगर ए है तो ये वाला क्या हो जाएगा बताइए, माइनस ए हो जाएगा। वेरी गुड, इसको समझना आपको इंपॉर्टेंट है। बस समझ में आ रही है, माइनस वेक्टर ए हो जाएगा, माइनस वेक्टर लगाना जरूरी है, बिल्कुल माइनस वेक्टर ए। बस समझ में आ रही है। जैसे मान लो हमारे पास एक वेक्टर है, यहाँ पर मैंने पी लिखा और जस्ट ऐसे करके एक वेक्टर बना दिया, एकदम यही डायरेक्शन में है, बस अपोजिट है, अपोजिट एकदम इधर आ रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा बोलो, हाँ, यहाँ हो जाएगा माइनस पी। माइनस पी कब होगा, जब जितना दूरी इतना है उतना ही दूरी ये भी होना चाहिए। इसको क्या बोलेंगे, अपोजिट वेक्टर। बस समझ में आ रही है। क्या क्या फिर से बोलो, हाँ पैरेलल तो होगा ही, जाहिर सी बात है, पैरेलल होगा ही। देखो जो अपोजिट वेक्टर एकदम पैरेलल होगा, अपोजिट वेक्टर और पैरेलल बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। देखो ना वेक्टर पैरेलल है ही, अपोजिट वेक्टर बिल्कुल पैरेलल है। अब बताओ ज़रा समझ को, ये अगर यहाँ पर अगर के है, देखो के अगर ऊपर की तरफ के है, ऊपर की तरफ मैंने एक वेक्टर बनाया के, तो बताओ नीचे की तरफ अगर इतना ही मैग्नीट्यूड का वेक्टर बना देंगे। जैसे मैंने बोला ये ए बी वेक्टर है, ऊपर जा रहा है तो के है, तो नीचे अगर आ रहा है और यहाँ पर देखिए मैंने सी लिख दिया, तो बताओ तो क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर अगर के है तो नीचे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में माइनस के हो जाएगा, खेल खत्म। बात समझ में आई। इसको सारे को बोलेंगे अपोजिट वेक्टर। 1 2 3 सारा एग्जाम्पल लिखिएगा, 4 5 6, ठीक है, 7। एक तो ये वाला ना बनाए हम, देखो जी, अगर ऐसे बना देंगे, ऐसे देखो तो यहाँ पर है बी, यहाँ देखोगे
जस्ट उतना ही डिस्टेंस का लेके इधर बना दिया ऐसे, बोलो क्या हो जाएगा? माइनस बी हो जाएगा। अरे अगर एक वेक्टर मैंने बनाया किसी दूसरे वेक्टर के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड उतना ही लिया, डायरेक्शन अपोजिट कर दिया, उसका माइनस लग जाएगा, खेल ख़त्म, खेल ख़त्म हो गया। यानी कि अगर हम आपसे कहेंगे, यहाँ देखिएगा, अगर हम आपसे कहेंगे ए बी वैक्टर बराबर कितना ए, तो बताओ पी क्यू वैक्टर बराबर कितना होगा? माइनस ए। हो गया, काम खत्म। जैसे मैंने कहा बताओ ए बी, इसी के नीचे लिख लीजिएगा, ए बी वैक्टर बराबर ए है, तो देन तब हम आपसे कह सकते हैं बोलो सी डी वैक्टर बराबर क्या होगा? तो सी डी वैक्टर जो होगा सर वो हो जाएगा माइनस ए। बस काम खत्म, माइनस लग जाएगा आगे में। अरे ये इधर जा रहा है ए बी, अब मैंने कहा ओ गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, डी बी ना है, डी बी, तो डी बी वैक्टर बराबर इतना हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने कहा एक वेक्टर यहाँ पर ऐसे आर, तो ऊपर हो गया माइनस आर, और कहीं पर नाम पता लिखे हैं क्या? ना लिखे हैं और कहीं पर नाम पता, तो ऐसा करो यहाँ ए बी और लिख दो यहाँ पर सी। अब बताओ इसका बताओ तो क्या होगा? बी ए बराबर है बी, तो बी सी बराबर कितना होगा बोलिए? बी सी बराबर उतना ही मैग्नीट्यूड लिया मैंने, डायरेक्शन अपोजिट ले लिया, माइनस बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ज़्यादा कुछ मुश्किल इसमें नहीं है। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन उसके दूसरे वेक्टर के जस्ट अपोजिट हो, उसको बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। कौन 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 फिर से बोलो? हाँ जी, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, यहाँ 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए, अपोजिट सिर्फ डायरेक्शन होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम। एक वेक्टर हमारे पास क्या लिखा हुआ देखो, ए वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ ए गिवन वेक्टर, किसी दिए गए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो लेकिन बट द डायरेक्शन अपोजिट टू द ए का जस्ट अपोजिट होना चाहिए, तब कहलाएगा ये। कैसे का डायग्राम? डायग्राम कैसे ही बना सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, आपकी मर्जी। आप ऐसे कर रहे हैं तो आपका हो सकता है इधर हो जाएगा, आपकी मर्जी। हाँ कोई दिक्कत नहीं, तुम ऐसे अगर सीधा करोगे ऐसे आर, तो इधर वाला क्या हो जाएगा बोलो? माइनस आर, है ना। अगर तुम ऐसे बना दिए पहले आर इधर, तो उधर क्या हो जाएगा बोलो? माइनस आर हो जाएगा। बस मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, खेल खत्म। तो चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, एक क्लास और होगा तो टाइप्स ऑफ वेक्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अभी शाम में हमको अच्छा टाइम मिल जाता है डिस्कस करने का, इसीलिए हम शाम वाले बैच में डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं। आप सुबह वाले बैच से कंपेयर कीजिएगा तो आपको लगेगा कि बहुत सारा शॉर्टकट मार दिया, है ना। तो आप चाहें तो एक बार सुबह वाला बैच भी देख सकते हैं। तो यहीं पर स्टॉप करें आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। क्या हो गया है?